हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th की गणित का, जो कि 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। 822 HW ये आपका सेट होगा। इसके पहले की क्लास में हमने 2024 मैथ 822 HB के बारे में डिटेल में आपके साथ चर्चा परिचर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने क्लास को देखा और समझा होगा। और अगर आपको लगता है कि क्लासेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हैं, तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट हम लगाते हैं 822 HW, जो कि आपका 2024 में हुआ एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप जैसा कि प्रीवियस क्लास से ये समझ चुके होंगे कि आपके एग्जाम में 20 प्रश्न MCQ के आने हैं, जिसमें से पहला प्रश्न हम यहाँ पर लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि लासा 12 और 21 का 84 दिया गया है। ठीक है, तो एलसीएम आपका दिया गया है 12 एंड 84 का। ये आपका दिया 12 और 21 का, 12 और 21 का एलसीएम आपको पता है कितना, 84 दिया गया है। और माशा आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कि HCF ऑफ 12 एंड 21 का कितना होगा, ये आप बताइए। तो ध्यान दीजिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि N1 इंटू N2 जो होता है वो आपका HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है। अगर N1 की बात करें तो N1 आपका पहला नंबर होता है, जो कि 12 है। और N2 की बात करें तो N2 आपका दूसरा नंबर है, जो कि 21 है। HCF हमसे पूछा है, तो HCF को HCF लिखता हूँ, और एलसीएम आपका 84 गिवन है। ठीक है, और हम जानते हैं 21 चौके 84 और 4 तियां 12। तो यहाँ से HCF आपका हो गया कितना, 3। आप विकल्प में देखें कि HCF 3 किस में है, तो आप कहेंगे विकल्प नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि दूसरा प्रश्न है। कह रहा है कि एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। एक बक्सा है जिसमें 6 नीले, 4 सफेद, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। और 8 क्या है, लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं, ये दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि बक्से में कुल कंचों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 6 नीला, 4 सफेद, कुल 10, और 10 8 18 टोटल कंचे होंगे। 18 टोटल क्या होंगे, कंचे होंगे। और इस कंचों को जब याद स्वतंत्रता पूर्वक मिला दिया जाता है, तो कहा जा रहा है कि यादृच्छिक रूप से जब आप एक कंचा निकालते हैं, तो उस कंचे के निकलने की प्रायिकता बताइए, जो कि नीले रंग की प्रायिकता को रिप्रेजेंट करता हो। तो अगर मैं कहूं कि नीले रंग की प्रायिकता पीबी हो, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, कुल अनुकूल परिस्थिति। कुल अनुकूल परिस्थिति कितनी है, 18। ठीक है, यानी कुल परिस्थिति आपकी है 18, और अनुकूल परिस्थिति क्या है कि आप जो निकाले हैं वो होना चाहिए क्या, नीला। तो नीला निकाल सकते हैं 6 तरीके से। तो 6 एकन्नम 6 और 6 तियां 18, यानी नीला कंचा निकलने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1/3, जो कि विकल्प नंबर सी आपका शो कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका विकल्प नंबर सी 1/3 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर हम देखें आपका, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। हम जानते हैं बहुलक बराबर, क्या जानते हैं, बहुलक बराबर आपका होता है 3 गुणे माध्यिका या माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुना समांतर माध्य, 2 गुना समांतर माध्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पिछले भी सेट में ये इस फार्मूले से एक प्रश्न आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बहुलक पता है, क्या दिया है, हमको पता है बहुलक, बहुलक बराबर 42 पता है, और माध्यक पता है 38.1, और माध्यक कितना पता है, 38.1। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, समांतर माध्य। तो बहुलक को मैं 42 एज इट इज रख देता हूँ। 3 गुना माध्यक, माध्यक कितना, 38.1 माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। और समांतर माध्य को अगर मैं यक्ष बार लिखूं, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3 एकन्नम 3, और 3 अठे 24, 4 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, और एक डिजिट पे दशमलव लगा दूंगा। ये आपका 42 का कॉलम माइनस 2 यक्स बार, माइनस 2 यक्स बार का साइड चेंज करेंगे, इधर आएगा 2 यक्स बार इज इक्वल्स टू 114.3 में हमको घटाना है कितना, 42। तो घटा दीजिए, यहाँ आपका बचा 3, 4 में से 2 घटा 2, और 11 में से 4 घटा 7, 11 में से 4 घटा कितना, 7।
यानी 72.3 जो वैल्यू आई है वो 2 बार की आई है, तो यक्स बार बराबर आपका हो जाएगा 72.3, 3 को 3 जीरो लिख सकता हूँ और बटा 2। तो आप जानते हैं 36 दूना 72 और 15 दूनी 30, ठीक है। तो 36.15 अगर आप विकल्प में देखेंगे तो आपका विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी तीसरे का आप बी पार्ट कलर करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर आपसे देखिए क्या दिया गया है, आपको वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, और इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 7, 11, 15, 18 और 9, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो बहुलक कैसे निकालते हैं पहले समझिएगा। अगर मैं बहुलक की बात करूं तो यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल पता है, वर्ग अंतराल पता है, वर्ग अंतराल के बाद आपको क्या पता है, बारंबारता पता है, बारंबारता, ठीक है। अगर वर्ग अंतराल की बात करें तो वर्ग अंतराल आपका 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है और 20 से 25 है, 20 से 25 है। 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 7, 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी 11 और 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी आपकी है 15 और फिर 18 और 9, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको पिछले सेट में भी बताया था कि जो बहुलक होता है, जो आपका बहुलक होता है, बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आपको समझना है कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, H क्या है। तो सबसे पहला काम आप देखिए कि किस वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक बार है। तो आप कहेंगे सर्वाधिक बार 18 है, इसलिए 18 फ्रीक्वेंसी वाला जो वर्ग अंतराल होगा ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, बहुलक वर्ग हो जाएगा। अभी समझिए, जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है वही आपकी यल होती है, यानी यल बराबर आपका हो गया कितना, तो आप कहेंगे यल बराबर हो जाएगा 15, क्योंकि लोएस्ट जो लिमिट है वो आपकी कितनी है, 15 है, ठीक है। इसके बाद हमको चाहिए F1। F1 क्या होता है, जो बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की फ्रीक्वेंसी आपका F0 होता है और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी आपकी F2 होती है, ठीक है। और H क्या होता है, H आप जानते हैं बहुलक वर्ग की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपकी क्या होगा, H होगा। तो अपर लिमिट कितना है 20, अपर लिमिट है 20 और लोअर लिमिट कितना है 15, और 20 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5। बस इन्हीं सारी वैल्यूज को आपको यहाँ पुट कर देना है। तो यल बराबर आपका है 15 प्लस, अगर F1 की बात करूं तो F1 है 18 और F0 15, यानी 18 माइनस 15 और 2F1, 18 दूनी 36 माइनस 15, और F2 की बात करूं तो F2 आपका है कितना 9 और मल्टीप्लाइड बाई कितना 5। ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 18 में से 15 घटेगा 3 और 15 और 9 24 और 24 और 12 36, 24 12 36, यहाँ गुणा 5, 3 चौके 12 और 5 से सिंप्लीफाई करेंगे 4 एकन्नम 4 1 5, 4 दूनी 8 2 10 और 4 पंचे 20 और 15 में 1 दशमलव। अच्छा, यहाँ पर आपसे बहुलक वर्ग ही पूछा है ना कि बहुलक पूछा है, तो बहुलक वर्ग आपको बताना था। तो बहुलक वर्ग आपका क्या हो जाएगा 15 से 20, जो कि आपका विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20। अगर यहाँ पर बहुलक पूछा होता तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे 16.25। फिलहाल हमसे प्रश्न में बहुलक वर्ग पूछा था, तो बहुलक वर्ग आपका क्या होगा 15 से 20 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर डी है। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर, और पांचवा प्रश्न आपका प्रायिकता से है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम ताश के पत्तों की बात करें तो ताश के पत्ते कुल कितने होते हैं, आप कहेंगे 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते हैं। और ये 52 पत्ते जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो ईंट का होता है, दूसरा आप कहेंगे हुकुम का होता है, तीसरा आप कहेंगे पान का होता है, और चौथा आपका क्या होता है, चिड़ी। क्या होता है, चिड़ी। यही 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। इसके बाद कह रहा है तस्वीर वाले पत्ते यानी फेस कार्ड की बात करें तो जो फेस कार्ड होता है आपका किंग होता है, ठीक है, आपका गुलाम होता है,
यानी जिसको आप जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपका गुलाम होता है, और एक आपकी होती है बेगम जो कि क्वीन होती है, ठीक है। तो 3 प्रकार के फेस कार्ड यहाँ पर, 3 प्रकार के फेस कार्ड यहाँ पर, और 3 प्रकार के फेस कार्ड ही ऐसे बाकी 4 में होंगे, ठीक है। तो सुनिए, आपसे कहा है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अगर हम पूछें कि ताश के पत्ते में कुल फेस कार्ड की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे टोटल फेस कार्ड जो होगा वो आपका होगा 3 चौके 12, 12 टोटल फेस कार्ड होंगे। और कुल पत्तों की संख्या कितनी है, टोटल पत्तों की संख्या अगर हम बात करें तो टोटल पत्ते हैं आपके पास कितने, 52, ठीक है। इसलिए अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड वाले पत्तों की, तो फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हैं, 12, और टोटल पत्ते कितने हैं, 52। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 13 में 52, यानी 3/13 आपका, 3/13 आपका राइट विकल्प होगा, जो कि आपका विकल्प नंबर सी है इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम प्रश्नों को थोड़ा फास्ट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों को हम क्या किए हैं, इसके पहले पढ़े हैं, और जहां पर आपको कोई दिक्कत आती है आप बेझिझक उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। कह रहा है सदैव अपरिमेय होता है, सदैव परिमेय होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों, या फिर शून्य, ठीक है। तो हम जानते हैं जब भी किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाई जाती है तो हमेशा उसका अंतर अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका विकल्प नंबर ए, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो 7वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की बात करें तो आपने गंभीरता से पढ़ा है कि ऐसा प्रत्येक नंबर जिसको आप p बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां पर q कभी भी 0 के बराबर ना हो, तथा p व q आपके कैसे हों, सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स हों, सह अभाज्य संख्याएं हों, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो √3 और √5 की अगर हम बात करें तो √3 और √5 आपकी कैसी संख्या है, आप कहेंगे ये आपके इरेशनल नंबर है, अपरिमेय है, इसलिए आपका विकल्प नंबर ए तो पॉसिबल नहीं है। √2 गुना √7 की वैल्यू √14 है, ठीक है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये भी आपकी क्या होगी, आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। √12 की बात करें तो √12 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 4, और 4 का वर्गमूल तो बाहर आ जाएगा, लेकिन √3 आपकी अपरिमेय संख्या, इसलिए डी भी विकल्प नहीं होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। और अगर देखना चाहें कि सी कैसे राइट आंसर होगा तो समझिए, √5 प्लस √7 मल्टीप्लाइड बाई √5 माइनस √7, ये वर्गांतर का फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और बी माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर √5 का, यहाँ रूट लगना चाहिए था भाई, √5 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होता है और √7 का स्क्वायर 7 होता है, और आप 5 में से 7 को घटाएंगे -2, जो कि आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका विकल्प नंबर सी, √5 प्लस √7 इंटू √5 माइनस √7 एक रेशनल नंबर होगा। चलते हैं सवाल नंबर 8 पर, और 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिंदुओं ए कॉमा बी और बी कॉमा माइनस ए के बीच की दूरी होगी, ये आपसे कहा है, ठीक है। हमसे कहा है कि एक बिंदु आपका है ए कॉमा बी, और दूसरा बिंदु है बी कॉमा माइनस ए, बी कॉमा माइनस ए के बीच की दूरी आपसे पूछा है। आप जानते हैं डी बराबर फार्मूला आपने निर्देशांक में पढ़ा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप x1 कह दीजिए, इसको y1, इसको x2, और ये आपका हो जाएगा y2। बस इन्हीं वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। x2 की बात करें तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ b माइनस ए का जब होल, एक बार और लिख लीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, अगर माइनस सब में कॉमन कर लें तो यहाँ पर बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। प्लस 2ab माइनस 2ab आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा ए स्क्वायर 2 बार, तो आप लिख सकते हैं कितना, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है।
अगर हम यहाँ विकल्प में देखें तो 2b हो नहीं सकता, ये आपका बनेगा कौन सा, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, स्क्वायर ऑफ रूट 2a² प्लस 2b²। चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। अगर 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। ठीक है, के शून्यकों का योगफल होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है 4x² माइनस 4x प्लस 1। अगर हम इस द्विघात बहुपद की जनरल द्विघात के व्यापक रूप से तुलना करें तो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 4, b आपका कितना है -4 और c की बात करूं तो c आपका क्या होगा, 1 होगा। बोलिए हाँ कि नहीं। अब कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल, और हम जानते हैं किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2, क्योंकि जितना मैक्सिमम पावर होता है किसी बहुपद का उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अगर हम कह दें कि इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं वो आपके अल्फा हैं और बीटा हैं, तो हमसे अल्फा और बीटा का योग पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा। और हम जानते हैं मूलों और गुणांकों में जो संबंध होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। और माइनस बी की बात करूं तो बी आपका है -4 और ए की बात करूं तो ए आपका है 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, आपका फाइनल बनेगा 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो योगफल होगा वो आपका 1 होगा, जो कि विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न आपका कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म x माइनस वाई इज इक्वल्स टू और 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16 के हलों की संख्या होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। सबसे पहले इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 के टर्म में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से हम कह सकते हैं a1 जो है आपका कितना है, 1 है, b1 आपका -1 है और c1 आपका कितना है, -8। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन आपका दिया गया है 3x माइनस 3y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3y प्लस 16 का साइड चेंज -16 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको कंपेयर करें a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो आपका a2x का गुणांक 3 हो जाएगा, b2y का गुणांक -3 हो जाएगा, और c2 की बात करें तो c2 आपका कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम a1 बाई a2 की बात करें तो a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, 1/3। इसी तरीके से अगर मैं b1 बाई b2 की बात करूं तो b1 कितना -1 और b2 कितना -3, यानी ये भी फाइनली 1/3 हो जाएगा। और c1 बाई c2 की अगर हम बात करें तो c1 बाई c2, c1 आपका है -8 और c2 की बात करूं तो c2 आपका है -16। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 8 एकम 8 दूनी 16, 1/2। तो यहाँ उपरोक्त से हम बता सकते हैं कि क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो आप कहेंगे a1 बाई a2 जो है वो आपका b1 बाई b2 के बराबर है, किंतु c1 बाई c2 इसके बराबर नहीं है। और ये प्रतिबंध आप पढ़े होंगे कि दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 यदि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 डज नॉट इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो, तो रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं, समांतर होंगी। कैसी होंगी बताइए, समांतर होंगी। और हम जानते हैं दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए इनका कोई भी हल पॉसिबल नहीं होगा। तो पूछा है हलों की संख्या होगी, तो हलों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अनंत हल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनंत हल केवल तब पॉसिबल होगा जब रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, समपाती होंगी। केवल एक हल होगा तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हल होने के लिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करनी चाहिए थी, क्योंकि इस कंडीशन में a1 बाई a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू आपका b1 बाई b2 आना चाहिए था। बोलिए हाँ कि नहीं। दो हल पॉसिबल नहीं है, तो आपका विकल्प नंबर बी कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। यही कारण है कि इनका एक भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है। चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। कह रहा है कि यदि समीकरण x² माइनस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण आपको पता है, समीकरण है आपका x² माइनस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 का एक मूल आपको पता है, एक मूल 2 है, एक मूल 2 है।
अगर एक मूल 2 है तो इसका मतलब यक्स इज इक्वल्स टू आपको पता है कितना 2, यक्स बराबर 2 इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी यक्स बराबर 2 रखने पर, और यक्स बराबर जब आप 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू यक्स यानी 2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है, माइनस 2 के माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आप कह सकते हैं माइनस 2 के इज इक्वल्स टू 8 में से 4 घटेगा 4 माइनस 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा माइनस 2 के इज इक्वल्स टू माइनस 4 का साइड चेंज प्लस 4, और 2 एकन्नम 2 दूनी 4, यानी के इज इक्वल्स टू फाइनली आपके पास बचा कितना माइनस का 2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा -2। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, और इसी क्रम में हम लेते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी एपी 10 7 4, समांतर श्रेणी 10 7 4, ठीक है, का 20वां पद आपसे पूछा है। 20वां पद हम जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसको आप ए बोलते हैं, तो ए आपका पहला पद कितना हो गया 10। अगर डी की बात करें तो डी आपका होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी T2 माइनस T1, तो 7 माइनस 10 जो कि वैल्यू बराबर होगी -3 के, ठीक है। हमसे पूछा क्या है 20वां पद, टी ऑफ 20 पूछा है। हम जानते हैं टी ऑफ 20 क्या होता है ए प्लस 19 डी, जितना यहाँ पर डिजिट होगा उससे एक कम आपका सार्वंतर होता है, तो T20 ए प्लस 19 डी। तो ए की वैल्यू की बात करूं तो ए आपका है 10 प्लस 19 गुना डी की वैल्यू -3, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 19 या 57, ठीक है, 57, और 57 में से 10 घटेगा आपका कितना होगा -47। अगर हम देखें -47 क्या है तो आपका विकल्प नंबर ए -47 है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, ठीक है, विकल्प नंबर ए। चलते हैं आगे सवाल नंबर 13 पर, और सवाल नंबर 13 आप ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको फिगर पहले बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, एक हमने रफ वृत्त बना लिया, ठीक है, जिसका सेंटर हमने कह दिया। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। तो एक चीज तो पता है कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस आपका पता है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। P बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये मान लेता हूं कोई एक स्पर्श रेखा है भाई, ठीक है, ये वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यहाँ पर कोई एक बिंदु है और केंद्र से जाने वाली एक रेखा है जो यहाँ इससे जब आती है तो Q पर मिलती है। ये स्पर्श बिंदु P हो गया, ये आपका O हो गया, ठीक है। और इसमें कहा है कि OQ जो है आपका 12 सेंटीमीटर है, यानी इस वाली भुजा की लेंथ आपको पता है कितना 12 सेंटीमीटर। हमसे PQ की लंबाई पूछा है, तो हम जानते हैं कि जो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कहने का मतलब त्रिभुज OPQ कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में अगर आपको दो भुजाएं पता है, आपको तीसरी भुजा निकालनी है, आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल सकते हैं। हम जानते हैं समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो यानी ये आपकी लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। हम जानते हैं आधार PQ बराबर जो होगा वो आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर कर्ण की मैं बात करूं तो कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 10, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना 144, और 10 के स्क्वायर की बात करूं तो 10 का स्क्वायर आपका होगा 100। 144 में से 100 घटेगा कितना, 144 में से 100 घटेगा आपका हो जाएगा 44, ठीक है। और 44 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 11, जो कि होगा 2√11 के बराबर, ठीक है, 2√11 के बराबर, जो कि आपका विकल्प नंबर सी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका होगा, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक दूसरे से मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है।
दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप इमेजिन करिए कि मान लेता हूँ ये घन है, ठीक है। घन क्या होता है? तीन बीमी आकृति होती है जिसके प्रत्येक साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये दो घन है आपके पास और प्रत्येक घन का जो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है? 8 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन और बना लेता हूँ, ठीक है। एक घन मैं और बना लेता हूँ, बिल्कुल सेम है, ठीक है। हालांकि सेम बना पाना इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिल्कुल नाप के तो बनाया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये गेस के आधार पे ये बस आप मानिए ये कि दोनों घन बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलिए, इसका भी जो आयतन है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी आयतन कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये बात आपको बताना है। कब? जब इनके संलग्न फलकों को एक दूसरे से मिलाकर जोड़कर रख दिया जाता है तब, ठीक है। चलते हैं आगे। अभी समझिए, अगर आपको किसी भी घन का आयतन पता है तो घन का आयतन बराबर हम जानते हैं भुजा क्यूब। अगर इस घन की एक भुजा आपकी ए होगी तो आयतन कितना होगा? ए क्यूब। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो ए होगा वो कितना होगा? 2 होगा। और इसी प्रकार से घन की भी भुजा कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होनी, ठीक है। अभी समझिए, कहा गया है कि जब इस घन को क्या किया जाता है? जब इस घन को सटाकर इस घन की संलग्न फलक को इससे सटा दिया जाता है। ये मान लेता हूं कि ऐसा हमने क्या किया? सटा दिया, ठीक है। ये अभी हमने क्या किया? एक घन को दूसरे घन से क्या किया? सटा दिया। तो कह रहा है कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर अभी हम बात करें तो ये जो शेप बना है अब ये घन का नहीं है, घनाभ हो गया। क्योंकि घन वो त्रिविमीय आकृति होती है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि क्यूबाइड यानी कि घनाभ में लेंथ, ब्रिड्थ और हाइट क्या होती है? अलग अलग होती है। ये ए था, ये भी ए है, ठीक है। ये भी कितना हो गया? ए हो गया, ठीक है। जबकि हाइट अब भी कितनी है? ए ही है, ठीक है। हाइट अब भी कितनी है? ए है। और ब्रिड्थ की बात करूं तो ब्रिड्थ भी अभी घनाभ की कितनी है? ए है, ठीक। तो चलिए, यहाँ पर ए की वैल्यू हमको पता है, ए कितना है? 2। यानी ये साइड आपकी 4 हो गई, हाइट आपकी कितनी हो गई? 2 हो गई। हाइट कितनी हो गई? 2 हो गई। जबकि ब्रिड्थ यानी बी बराबर आपका कितना है? 2 है। और हाइट आपकी 2 है। हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के बराबर होता है। ये घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू यल कितना है आपका? 4 और बी आपका है 2 प्लस बी कितना है? 2। एच कितना है? 2। एच कितना है? 2। एल कितना है? 4। बस इसी बात को आपको कैलकुलेट कर लेना है। 4 दूना 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 8 8 16 4 20 दूना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो कि आपका विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। और 15 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक वृत्त बना लेते हैं जिसका सेंटर मैं मान लेता हूं कितना है? जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। और 14 सेंटीमीटर रेडियस एक ले लेता हूं इसका, ठीक है। त्रिज्यखंड के लिए दो त्रिज्याओं की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने दो त्रिज्याएं मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि r बराबर 14 सेंटीमीटर, ये आपको पता है, ठीक है। r बराबर कितना पता है? 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिज्यखंड आपको पता है कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो पार्ट मैंने छायांकित किया है ये आपका 154 सेंटीमीटर पता है। तो हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड बराबर होता है क्या? थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अगर थीटा की बात करूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड आपको पता है कितना? 154 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप वैल्यू डाल दीजिए 154। थीटा की जगह थीटा रखने दीजिए क्योंकि हमसे यही पूछा है। त्रिज्यखंड का कोण होगा, त्रिज्यखंड का कोण, केंद्र पर अंतरित कोण आपसे पूछा है, ठीक है। तो मान लेता हूँ केंद्र पर अंतरित कोण अपना क्या है? थीटा है। तो थीटा बटे 360 गुणे पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22 बटे 7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आप जानते हैं 14 गुना
14, क्योंकि रेडियस आपको पता है कितना 14, साफ साफ कहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 7 दूनी 14, 22 सत्ते 154, ठीक है, और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 4 नवैया 36, यानी थीटा बराबर आपका हो जाएगा कितना 90 डिग्री, जो कि विकल्प नंबर बी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि 15वां प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर, और 16वां प्रश्न आपका है 2 sin 30 डिग्री 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री का मान होगा। विकल्प है आपके, आप लगाइए इस बात को और बताइए कि कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। तो हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू आपका √3/2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली आपके पास बचेगा √3/2, जो कि इस प्रश्न का विकल्प नंबर डी √3/2 राइट आंसर होगा। 17वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो टैन थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें साइन थीटा बराबर कितना 3/4, हम जानते हैं साइन जो होता है वो लंब और कर्ण का रेशियो होता है, यानी अगर मैं कहूं कि लंब 3 यूनिट है और कर्ण 4 यूनिट है, तो आधार कितना हो जाएगा। आप कहेंगे आधार हमेशा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। अगर कर्ण के स्क्वायर की बात करूं तो कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस लंब की बात करूं तो 3 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 16 माइनस 9, और 16 में से 9 घटेगा कितना 7, यानी आधार आपका निकल के आ गया कितना 7। हमसे पूछा क्या है tan ऑफ थीटा, हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर लंब की बात करूं तो लंब आपका होगा 3, और आधार की बात करूं तो आधार होगा √7। तो विकल्प में अगर देखेंगे तो 3 √7 आपका पहला विकल्प होगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 18वें प्रश्न पर चलें तो 18वां प्रश्न आपका कहता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉस ए का मान किसके बराबर होगा, ये बात आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रश्न को मैं लिख लेता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन ए, बोलिए हाँ कि नहीं, कॉसेक का उल्टा साइन, और कॉट को मैं लिख सकता हूँ क्या कॉस ए बाई क्या साइन ए। कॉस बाई साइन का रेशियो ही तो कॉट होता है, और इनटू यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। चलिए, यहाँ पर साइन ए आपका हर है जो कि सेम है, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पर आपके पास 1 माइनस कॉस ए ऑलरेडी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी वर्गांतर का फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, से हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना साइन ए। और ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, यानी साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली आपके पास बचेगा कितना साइन ए, जो कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न अगर देखें तो 19वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें अगर, तो 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाई कितना 1 प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर भी चाहे तो आप टैन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा लें। हालांकि बहुत ज्यादा फार्मूले के झाम में आपको नहीं पढ़ना है, आप बस डायरेक्टली इसको टैन को साइन बाई कॉस और कॉट को कॉस बाई साइन के टर्म में लिख लें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर अंश में हम देखें तो कॉस स्क्वायर ए आपका क्या हो जाना है, कॉस स्क्वायर ए आपका एलसीएम हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर ए आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर लें तो अपने पास बचेगा कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकेंगे। अगर यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेंगे तो जो निगेटिव होगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और जो आपका पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और पूरे का बटे कितना कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए पूरे का बटे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर
ए, ठीक है। अभी ये बात और ये बात कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, लेकिन निगेटिव साइन के साथ, तो माइनस tan स्क्वायर ए अगर हम देखें तो आपका विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 20वें प्रश्न पर, जो कि एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न होगा। आपका कहा है, दिए गए चित्र में यदि एस टी इज पैरेलल टू क्यूपी, एस टी जो है ना वो क्यूपी के या पीक्यू के क्या है, पैरेलल है, और कहा है क्यूएस आपका 3 सेंटीमीटर है और एस आर 1.5 सेंटीमीटर है। एस आर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है, और पीटी आपका 2.8 सेंटीमीटर है। तो टी आर का मान ज्ञात कीजिए। आप याद करिए, आपको थेल्स की प्रमेय पढ़ाई गई है, और थेल्स की प्रमेय कहती है कि यदि कोई त्रिभुज इस प्रकार है ए बी सी, ठीक है, और अगर बीसी भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची गई है, तो ये खींची गई समांतर रेखा अगर मान लेता हूँ ए बी सी डी ई बोल देता हूँ, डी ई भुजा बीसी के समांतर है, तो जो ए ई बाई ई बी होगा और ए डी बाई डी सी का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो कि त्रिभुज की आधारभूत समानुपातिकता कहलाती है। फिर से सुनिए क्या कहा मैंने। मैंने कहा कि यदि किसी त्रिभुज के आधार या किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है जो अन्य दो भुजाओं को ई व डी पर कट करती है, ठीक है, तो जो अन्य दो भुजाएं होती हैं वो समानुपात में विभक्त हो जाती हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, ए ई बाई ई बी बराबर होगा ए डी बाई डी सी के या सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ध्यान दीजिए कि पी क्यू भुजा के समांतर आपकी एस टी है, जहां पर थेल्स का प्रमेय लगना है। तो अगर एस टी समांतर है पी क्यू के, तो हम थेल्स के प्रमेय से क्या कह सकते हैं, थेल्स के प्रमेय से हम कह सकते हैं कि आर एस बाई एस क्यू, आर एस बाई एस क्यू जो होगा वो आपका बराबर होगा आर टी बाई टी पी के, आर टी बाई टी पी के। अगर आर एस की बात करें तो आर एस क्या आपने को पता है, बिल्कुल एस आर बोले आर एस बोले एक ही बात है, तो यहाँ 1.5 है। और एस क्यू की बात करें करें तो एस क्यू कितना है, 3 है, और यहाँ से आर टी या टी आर बोल दें इसको, टी आर बाई टी पी कितना है, 2.8 है। तो हम जानते हैं 1.5 दूनी कितना होता है, 3, और 2 चौके कितना होता है, 14 दूनी 28। तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो टी आर होगा आपका वो हो जाएगा 1.4, 1.4 सेंटीमीटर, जो कि आपका विकल्प नंबर डी है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि 20 प्रश्न आपके एमसीक्यू के जो 2024 में एग्जाम हुआ था आपका एच डब्ल्यू 822 एच डब्ल्यू का, ये आपको बखूबी समझ में आया होगा। और ध्यान दीजिए, एक बात आपको और बता दें कि ये जो 20 प्रश्न है आपके, ये सॉलिड मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो 70 में अगर आपने 20 इतनी सहजता से नंबर गेन कर लिया है, तो बाकी के प्रश्न भी आप आसानी से कर सकते हैं।